हेलो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे करके एक टीचर बन सकते हैं। टीचर बनने की क्या क्या प्रोसेस है, इनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको टीचर बनने के लिए या तो सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपके पास जो है वो कुछ डिग्री की आवश्यकता है। इसके बारे में भी के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 1 से लेकर के 5 तक का टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास मात्र 12th की डिग्री चाहिए। 12th पास होना चाहिए आप। ज़रूरी नहीं कि आप आईएससी हैं, आईकॉम हैं या फिर आईए हैं, ये माने नहीं रखता है। आप किसी भी जो है वो स्ट्रीम से आप पहले 12th पास हो जाओ। उसके बाद 1 से 5 तक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद उससे आगे की बात करूँगा। तो आपके पास 12th तक का डिग्री चाहिए। उसके बाद आपको डीएलएड करना पड़ेगा, ठीक है। और डीएलएड के लिए जो एक प्रोसेस है अभी, इसके लिए भी आपको एक एंट्रेंस से होकर के गुजरना पड़ेगा और तभी जाकर के जो है वो आपका एडमिशन डीएलएड में होगा। उसके बाद आपका 2 वर्ष का ये भी होता है, इसके लिए भी आपको 2 वर्ष का टाइम देना पड़ेगा, तो ये आप कर लो। उसके बाद फिर आपको जो है वो एक जो है वो ये सीटेट जो कंपटीशन है इसको फेस करना पड़ेगा। इसके कुछ जो भी है इसके लिए वो आपको करके उसके बाद जो है आप ये किसी भी टीचर लाइक जो है वो टीचर के लिए आप कैपेबल हैं। अगर आप उससे ऊपर के लिए तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास जो है आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब मैं इस वीडियो में आपको मैं सीटेट और साथ साथ उसके सिलेबस क्या क्या है, कैसे क्या है, इन सब के बारे में खास करके इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद जो भी चीज़ें सिलेबस है उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें होगा उस सारे सिलेबस को मैं आपको इस मतलब इस चैनल पे मैं आपको अपलोड करूँगा। आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सारे जानकारी जो है और सीटेट से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उस सारे सिलेबस को मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा, ठीक है। जो भी वीडियोस है उस सारे चीज़ों को मैं अपलोड करूँगा। जितना भी चीज़ें होगा उस सारे सिलेबस को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। वो संस्कृत हो कि हिंदी हो या इंग्लिश हो या साइंस हो या मैथ्स हो, पेडागोगी हो, जो भी है, हर एक मैथ्स हो, सारे चीज़ को मैं कवर करूँगा। चलिए अब हम जानेंगे कि सीटेट के बारे में। ये टॉपिक भी है, जाने सीटेट के बारे में। जिस तरह एक प्रवक्ता बनने के लिए, कहने का मतलब एक लेक्चरर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब नेट की योग्यता होती है, मतलब नेट क्वालिफाई करना पड़ता है, अनिवार्य है। उसी प्रकार से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ध्यान दीजिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 23 अगस्त 2010 को एक सूचना जारी किया गया, ठीक है। एक मानव संसाधन जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 23 अगस्त 2010 को एक सूचना जारी कर राजकीय एवं निजी विद्यालयों में प्राथमिक एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बनने के लिए अब आपको एक सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, CTET, ठीक है, CTET, ठीक है। तो इसको क्वालिफाई उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है।
सभी राज्यों के लिए इस नियम का अनुसरण करना अनिवार्य है। 25 अगस्त 2010 के पहले प्राथमिक और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की सभी रिक्तियों को इस नियम का अनुसरण किए बिना भर्ती किया जा सकता था, किंतु इस तिथि के बाद मतलब 2010 के बाद सभी रिक्तियों पर भर्ती के लिए सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य कर दिया। लेकिन 2010 से पहले जो भी टीचर में हैं उन सबको ये अनिवार्यता नहीं था, ये अनिवार्य नहीं था कि उन्हें सीटेट क्वालिफाई होना ही है। इस तरह का कोई जो है वो प्रावधान नहीं था। लेकिन ये चीज़ें जो है वो एक बेहतर चीज़ें हैं जिससे एक अच्छे शिक्षक का जो है वो चुनाव हो सके। इसलिए सरकार ने एक जो है वो अच्छा जो है वो प्लान लेकर के आया और इसके लिए केंद्रीय स्तर पर सीटेट की जो है वो संचालित किया जाता है और इसका जिम्मेवारी जो है वो सीबीएसई को डाल दिया गया है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सौंपी गई है इस परीक्षा को लेकर के। ठीक है, अब चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आवेदन पत्र, देखिए आवेदन पत्र क्या है। ये आवेदन पत्र क्या है सर? आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक और अंतिम तिथि के साथ परीक्षा रिक्तियां संबंधी जो भी जानकारी है राष्ट्रीय विभिन्न समाचार पत्रों या रोजगार सूचना में प्रकाशित की जाती है और जो भी इच्छुक होते हैं वे सभी जो है ऐसे विज्ञापनों का संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। इससे जो भी इनसे रिलेटेड है उसकी इसकी आयु सीमा क्या है? तो प्राथमिक शिक्षक के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। लेकिन आरक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थी है के लिए ऊपरी सीमा जो है में छूट के प्रावधान के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष एवं अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 5 वर्षों की छूट दी गई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता जो है पहली से 5वीं क्लास के लिए कक्षा तक के शिक्षक के लिए उच्चतर माध्यमिक में 50% अंकों के साथ NCTET से मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2 वर्ष का जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा उत्तीर्ण तथा 6ठी से 8वीं के लिए जो है वो 6ठी से 8वीं कक्षा तक के शिक्षक बनने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से जो है वो 50% अंकों के साथ NCTET से मान्यता प्राप्त 1 वर्ष का बीएड जो है वो उत्तीर्ण अथवा 4 वर्ष का बीएड BLAD बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन अब जो है वो इसका जो है वो 2 वर्ष कर दिया गया है। अब ये कम से कम आपके पास जो है वो 2 वर्ष का आपके पास बीएड का होना चाहिए। परीक्षा का प्रारूप क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट में जो है वो 2 प्रश्न पत्र होंगे। जो इसके प्रश्न पत्र होंगे वो 2 होंगे। अब ऑनलाइन मोड में परीक्षा लिया जाता है। दोनों ही प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय मतलब सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। 1 से 5 वर्ष के शिक्षक बनने के लिए जो भी अभ्यर्थी है इसके लिए प्रथम प्रश्न पत्र हैं, एक प्रश्न पत्र होता है और 6 से लेकर के 8 तक के शिक्षक के लिए जो है द्वितीय प्रश्न पत्र है और एक छात्र दोनों दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से 5 या 6 से लेकर के 8 दोनों शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा देना अनिवार्य है। प्रथम प्रश्न पत्र के विषय, प्रश्नों की संख्या और उनके निर्धारण समय भी निम्नवत है। अब चलिए हम बात करेंगे कि कैसे क्या इसके समय है, क्या सिलेबस है।
वैसे दोनों का लगभग सेम ही होता है। समय अवधि की बात करें तो 150 मिनट मीन्स हो गया आपको 2.5 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, टाइम भी यू हैव लॉट ऑफ टाइम, आपके पास बहुत टाइम होगा। ठीक है, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अनिवार्य है, ये 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे। और भाषा एक आप हिंदी लो, हिंदी में ये कंपलसरी है, ये 30 क्वेश्चन 30 नंबर। भाषा थर्ड, तीसरा जो है भाषा सेकेंड इंग्लिश, इसमें आपको 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, या इसके जगह आप संस्कृत भी ले सकते हो। चौथा, अभी ये जो है वो है सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, ये साइंस का है, इसीलिए मैं साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। गणित या विज्ञान, इसमें 60 क्वेश्चन, तो वैसे ही सोशल साइंस से आप हैं तो 60 क्वेश्चन होगा, 60 क्वेश्चन होगा। इस तरह से टोटल जो है अंक 150 होंगे और आपके क्वेश्चनों की संख्या 150 होंगी। दोनों प्रश्न पत्रों के सभी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक को आपको चुनना होगा। भाषा का जहाँ तक बात किया जाए तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही होंगे। ठीक है, गलत उत्तर के लिए आपको नकारात्मक किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक प्रकार से आपके लिए जो है वो पॉजिटिव है। आप सभी क्वेश्चनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें जो मार्क्स आ जाए। ठीक है, अब चलिए हम कुछ शिक्षा से संबंधित जो नीतियां हैं उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। सबसे पहले 1968 के शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के बारे में बात करेंगे। यह नीति कोठारी आयोग 1964 से 66 की सिफारिशों पर आधारित थी। उसके बाद 1967 में सरकार ने शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया, जो संप्रभु जो है वो समिति के नाम से प्रसिद्ध है। समिति के ड्राफ्ट पर विचार कर CABE द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जिसके आधार पर भारत सरकार ने NPE वर्ष 1968 की घोषणा की। NPI जो हैं वो NPI, ठीक है, NPI वर्ष 1968 की क्या इसकी विशेषता है उसके बारे में हम बात करेंगे। NPI 1968 में जो आया, इनकी मुख्य विशेषता है कि इसने सभी स्तरों पर शिक्षा के मानकों को बढ़ाने पर बल दिया। 1968 वाले, इसके अंतर्गत केवल उपयुक्त योजना एवं पर्याप्त कोष के प्रावधान के बाद ही नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात नहीं हुई। इसके अंतर्गत स्नातकोत्तर PG की बात किया जा रहा है, शिक्षण एवं अनुसंधान रिसर्च सेंटर, साथ ही साथ उन्नत अध्ययन केंद्रों की सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो 3 चीज़ें हैं इसमें NPI 1968 के अंतर्गत, पहला कि सभी स्तरों पर जो है शिक्षा के मानकों को बढ़ाने का बल दिया गया। दूसरी बातें हैं कि इसके अंतर्गत जो है वो पर्याप्त कोष के प्रावधान के बाद ही नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात नहीं हुई, लेकिन PG और शिक्षण संस्थान जो भी है इन सब केंद्रों सुदृढ़ीकरण किया गया। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। देखिए, मैं ये सब सारे बात क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आने की उम्मीद है, इसलिए इसको आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में ये भी जो है इसको कहें कि सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, जिससे क्या होगा कि मैं, क्योंकि इस पर आपको, इस चैनल पे आपको एक एक पॉइंट मैं डील करवाऊंगा, पूरे के पूरे जो है वो सीटेट से रिलेटेड जो भी सिलेबस हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, गतिहीन समाज को गतिशील समाज में परिवर्तित करने के लिए नवीन शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की गई। गतिहीन समाज, समझ गए होंगे बातें, ठीक है। गतिशील समाज में परिवर्तन, गतिहीन को गतिशील बनाने के लिए जो है, मोशन में लाने के लिए 1986 की शिक्षा में जो है मोशन लाने के लिए जो है, इसके लिए 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण विश्वविद्यालयों की, जैसे आपने 1968 में देखा कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं किया जाना था,
लेकिन इसमें क्या है कि 1986 में विश्वविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी करना है, स्थापना करें। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की पद्धति पर मुक्त विश्वविद्यालयों एवं दूरस्थ अध्ययन पर बल दिया गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी अप्लाई किया गया। शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच हो, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य एवं मूल्यों पर आधारित शिक्षा का प्रबल हो, शिक्षा का आधुनिकीकरण, ठीक है, मॉडर्न किया जाए शिक्षा को, और उसको जो है वो व्यवसायीकरण से भी जोड़ा जाए, ठीक है। इनके बारे में ये बात किया गया 1986 में। अब नेक्स्ट जो था वो आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 1992 में। ये जो था वो था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1992 है उसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है। उन्नीस सौ बिरानवे में 1992 में शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा सुधार किया गया। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, तथा 2005 ईस्वी में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया, जिसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। देखिए 1986 में नरसिम्हा राव जब सरकार में थे, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में उन्होंने सुधार लाया था। जो वर्ष 2000 जो सुधार लाया था नरसिम्हा राव ने, उसको 2005 में आकर के मनमोहन सिंह जी ने इनको मान लिया था। इसीलिए इसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। तो एनपीआई जो 1992 जो है उसके मेन बात क्या क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर सभी व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए देश में एक सामान्य प्रवेश परीक्षा लिया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत ये ऐसा पहल स्टार्ट करवाया गया 1992 में कि अखिल भारतीय स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए देश में एक एंट्रेंस का आयोजन किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर योजना कार्यक्रम में प्रवेश के 3 परीक्षाएं योजनाएं स्थापित की गई। जेईई, AIEEE, ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर एक हुआ SLEEE, राज्य स्तर पर इंजीनियरिंग प्रवेश, जैसे बिहार है तो BCEC, ऐसे करके बहुत सारे जो है वो एंट्रेंस का स्टार्ट किया गया। इस नीति में राज्य स्तरीय जो भी संस्थान है उसको AIEEE से जुड़ने का विकल्प था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, 2020 जो आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। 2020 में ही जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को ही इसका नाम बदल करके 34 वर्ष पुरानी 1986 में जो था नाम चेंज करके ही इसको 2020 में नाम चेंज करके जो है वो क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में के पूर्व ही प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कब? 2017 में। किसकी प्रमुखता? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन।
इस समिति ने 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। 29 जुलाई 2020 को स्वीकृति मिली और इसका स्वीकृति जो है 29 जुलाई 2020 को मिल गई। अब भारत में जो है अब 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 86, 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सम्मिलित महत्वपूर्ण जो है वो क्या क्या बात है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। शिक्षा नीति 2020 के आधारभूत क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझिए। इस नीति के अंतर्गत छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचारों में बल्कि व्यवहार, बुद्धि, कार्य, ज्ञान, कौशल, मूल्य, सोच में होनी चाहिए जो मानवाधिकारों, अस्थायी विकास एवं जीवन यापन, वैश्विक कल्याण के प्रतिबद्ध हो, जिससे वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके, सबके लिए आसान पहुँचे, समानता हो, गुणवत्ता हो, जवाबदेही से रिलेटेड बात हो, ये सारे ठीक है। और यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। ठीक है, अब देखिए अब हम पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ का बदलाव किया जाएगा। 2020 के जो शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत यह नीति वर्तमान में 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के पाठ्याचार्य, शिक्षण शास्त्रीय आधार 5334 का एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे 10+2 के ढांचे में सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों के लिए बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है, 6 वर्ष के बच्चे को। ठीक है, तो पुनर्गठित ढांचे के अंतर्गत 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18 के आयु को विभिन्न पड़ावों से विद्यार्थियों को विकास की अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार उनकी रुचि, विकास की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा। यह पाठ्यक्रम रूपरेखा 5334, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में 5+334 डिज़ाइन है। ठीक है, नई शिक्षा नीति के जेंडर इंक्लूजन फंड जो हैं वो वंचित क्षेत्रों में सामूहिक समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर बल दिया गया है। इसके अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं को वंचित और बालक बालिकाओं को समावेशी कोर्स एवं विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने का ठीक है सम्मिलित किया जाएगा। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए जो हैं वो मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख BBI हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, परख नामक एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र जो है वो खास करके ये छात्रों की प्रगति, तो क्वेश्चन आ जाता है कि छात्रों की प्रगति के लिए मूल्यांकन के लिए जो निर्धारण किया गया वो क्या नाम है, उस नामक जो नए राष्ट्रीय आंकलन केंद्र का नाम क्या है, तो परख है, याद रखिए। स्थापना किए जाने का प्रावधान है। छात्रों की प्रगति मूल्यांकन, छात्रों को अपने भविष्य में जुड़े निर्णय लेने में सहायता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया मतलब AI और आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% तक बढ़ाने और उच्च शिक्षा के 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की बात कही गई। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रमों को मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों में पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे। इसी अनुरूप में उन्हें डिग्री या प्रावधान, जैसे अगर पार्ट 1 में छोड़ते हैं तो उन्हें 1 साल का डिग्री मिल जाएगा।
अगर ऐसा नहीं होगा कि 3 वर्ष का उनका फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। विभिन्न उच्च शिक्षाओं के स्थानों में क्रेडिट डिजिटल रूपों में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थाओं में छात्र जो है वो डिग्री दी जा सके। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। अब जो है वो चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़ करके पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो है वो एकल निकाय के रूप में उच्च शिक्षा भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया है, प्रावधान किया गया है। विनिमय हेतु जो है वो विनिमय हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद, मानव निर्धारण हेतु जो है वो सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण हेतु उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, प्रत्यानन राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय प्रत्यानन नेशनल एक्रीडिटेशंस काउंसिल NAC का। इस नीति में देश की IIT एवं IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के अनुरूप बहु विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मेरू की स्थापना की बात कही गई है। ठीक है, तो ये आपने समझा, ये सारा जो सीटेट के बारे में आपने समझा कि क्या योग्यता होनी चाहिए 1 से 5 तक के लिए, 5 से 6 से 8 तक के लिए क्या सिलेबस है, और जो 1968 का जो शिक्षा नीति है, 1986 का जो है, 1992 का क्या है, 2020 का क्या है और उनका ढांचा क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे करके जो है वो एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक वाइज एक एक सिलेबस को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तत्काल के लिए आज जो हैं वो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट इतना ही करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे ही कोई भी वीडियो मैं डालता हूं आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप अपडेट कर लीजिएगा उसको। डेली मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों का सिलेबस जब तक दिसंबर आए तब तक पूरा का पूरा कवर हो जाए। तत्काल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।